एक दिन की बात है। बादशाह अकबर और बेगम दोनों भोजन के बाद बाग में झूला झूलते हुए आनंद के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की अधोवायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गए और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह अकबर को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभी सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सबको पता था। इस कारण सभी एक स्वर से साफ मना कर दिए और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी, उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गए थे। इसीलिए जब कई दिन के पश्चात वह लौटा, यही प्रश्न बीरबल से भी किया, भला बीरबल कब चुकने वाले थे? वह झट से बोले, जहां पना, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुए और उससे बोले, वह खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु खुलती हो, फिर तुम्हें कैसे खुलने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं वापस मत आना। बीरबल हार्जी जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर में हिचकिचाहट नहीं होती, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह अकबर को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वह वहां से तत्काल बाहर चले गए। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन उसने अपनी नजरबंदी के कष्टों से उबरने के लिए बीरबल को बुलाया और बीरबल से बोले, आपकी मदद के बिना मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस कैसे मुक्त करो, मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरों की वकालत वही करता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद ही आपके दोष में शामिल हूँ, आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, इसलिए उसकी बात बीच में काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह अकबर तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उसको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्ति संगत बात को सुनकर बीरबल बहुत खुश हुए और उसने कार्य को पूरा करने के निमित्त से 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे उसी क्षण 10,000 से भरी थैली दे दी गई। बीरबल ने घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बहुत पक्का था। बीरबल उसको रुपये की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण एक जव की बाली चाहिए, इसलिए आप उत्तम उत्तम मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार से जड़े कि हूबहू जव की बाली की जान पड़े। सुनार कुछ समय बाद एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चल दिए। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरेदार से अपने आने का संदेशा कहकर बादशाह के पास भेजा, जहां पना, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुला लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गए और मोती उसके हाथ में देकर बोले, जहां पना, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिसे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खासियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान बहुत से मोती पैदा होंगे। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह ने उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दी। बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़े आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित हो, तुरंत साफ कर दिया जाएगा। बीरबल की खूब बनाई। उसने अपने पुराने बैरियों के मकानों को ऑर्डर देकर तुड़वा दिया।
कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूस दी। पहले वह नाग भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से ज्यादा धन लेकर मकान छोड़ देते। जब बीरबल को खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महल को गिरवाना बंद कर दिया। बात को गरीबों की झोपड़ियों को चौगुना कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौड़ी जमीन बना ली और उसी खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से अवपासी कराकर उसकी भली भांति दुरुस्त करवा लिया गया। जब बीज बोने के लिए खेत तैयार हो गया तब बीरबल ने एक दूत को बादशाह के पास भेजकर कहा, जहाँपना आपका खेत तैयार हो गया है, अब आकर आप सभासदों के सहित यहाँ पधारे और बीज को बोए। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सम्मुख उपस्थित हुए और उसे अकबर को दिखाकर बोले, जहाँपना इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंध आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगा। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वही इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी नहीं है, किसी एक को आज्ञा दीजिए जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह अकबर ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु किसी ने बीज बोने के लिए हामी न भरी। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सभी ने मना कर दिया, कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं निकलती मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती ना उगता तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोले, जहाँपना यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे अधोवायु निकलती है। आपके सामने बहुत तेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव आप इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह ने बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं निकल देगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, जहाँपना जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान के पद पर वापस नियुक्त किए गए। तो आज की कहानी में बस इतनी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।